अभी तो हम आ गए भाई साहब लाइव पे। मैं शुरुआत करता हूँ। आज एनडीटीएफ के पदाधिकारी और हमारे चुने हुए मेंबर एसी और इस टोटा एग्जीक्यूटिव के मेंबर महेंद्र मीणा जी और चमन जी हमारे साथ, और हमारे साथ हमारे एनडीटीएफ के जनरल सेक्रेटरी वीएस नेगी जी हमारे साथ हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य भी हैं। आज मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन 12 कॉलेजों के फंड को लेकर जो दिल्ली सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित हैं। तो मैं जो है आज सबसे पहले मैं नेगी जी को अपने बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो आए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिसमें उन्होंने काफ़ी आपत्तिजनक बातें कही हैं और जो आज से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में इस प्रकार की बातें जो है कभी भी विश्वविद्यालय समुदाय में या प्रक्रिया संबंधी नहीं आई है, उन बातों को उन्होंने कहा है। तो इस पर अपनी बात रखे। डॉक्टर वीएस नेगी जी शहीद भगत सिंह कॉलेज में है और जैसे मैंने बताया कि हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चुने हुए सदस्य हैं, साथ में एनडीटीएफ के महासचिव जी हैं वीएस नेगी जी। हाँ, नमस्कार साथियों। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी ने अपने कोरोना स्वस्थ काल से समय निकालकर 23 मिनट में दिल्ली विश्वविद्यालय की 12 कॉलेजों की फंडिंग के ऊपर जो अपने कमेंट दिए हैं वो बड़े ही हास्यास्पद, दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीति से प्रेरित हैं। मैं बताना चाहूंगा कि मनीष सिसोदिया जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आप शीघ्र स्वस्थ हो और स्वस्थ निर्णय लेने के भी काबिल बने। आपने 23 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों की फंडिंग को रोके जाने को डिफेंड ही नहीं किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर दिया है कि आप दिल्ली गवर्नमेंट के इन 12 कॉलेजों का रोका हुआ 5 महीने का वेतन नहीं देंगे। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी कारण आपने बताए इन 12 कॉलेजों की फंडिंग रोकने के, उनका एकमात्र, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि क्या इन कॉलेजों में कार्यरत 3000 जो कर्मचारी, शिक्षक और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स हैं, उनके परिवारों के लिए जो आपने ये कारण बताए, ये बहुत ही नाजायज कारण है। एक उप मुख्यमंत्री और एक शिक्षा मंत्री होने के नाते आपसे यह अपेक्षा थी कि आप कुछ अच्छी तरह से इस विषय को पढ़ते, स्टडी करते और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते। आपने आनन फानन में कह दिया कि आपने इन कॉलेजों में ग्रांट इसलिए रोकी है कि यहाँ पर जो है गवर्निंग बॉडीज के गठन में अनियमितता बरती गई है। तो 2 वर्षों से आपने यह आरोप लगाया है। गवर्निंग बॉडीज बनाए जाने के ऊपर मैं स्पष्ट कर दूं कि 6 नुमाइंदे दिल्ली विश्वविद्यालय के होते हैं और 6 नुमाइंदे दिल्ली सरकार के होते हैं, और वे मिलकर कॉलेज के नुमाइंदों के साथ मिलकर मेजोरिटी डिसीजन या आम राय के साथ गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन बनाते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने इस बार फरवरी में अपनी सरकार बनते ही इन कॉलेजों की गवर्निंग बॉडीज का मार्ग प्रस्तुत होने के बाद इन कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को बुलाया और उन पर दबाव बनाया कि केवल उनके ही आम आदमी पार्टी के लोग ही चेयरमैन बनेंगे। तो पहले तो आपकी यह बात यहाँ पर बता दूं कि लोकतांत्रिक समाज में मिलकर, बहुमत से और मिलजुल कर फैसले होते हैं। इस तरह से आप दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों को नहीं चला सकते हैं कि भाई मेरा ही आदमी बनेगा। दूसरी बात आपने कही कि कुछ नाम आपके रोक दिए गए जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अप्रूव नहीं किया। आपके कुछ नाम नहीं, कुछ वे नाम रोके गए जिनको पिछले बार के गवर्निंग बॉडी के में मेंबर होने के नाते कॉलेजों की स्टाफ एसोसिएशंस, कॉलेजों के शिक्षक, वहां के प्राचार्यों द्वारा शिकायत किए जाने के आधार पर रोका गया।
और दिल्ली सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इन लोगों को कम से कम पहले तो गवर्निंग बॉडी में न रखा जाए, तो नहीं तो कम से कम उन कॉलेजों में न रखा जाए जहां से उनके प्रति शिकायतें आई हैं। लेकिन आपने राजनीतिक रूप से प्रेरित होते हुए अपने कार्यकर्ताओं को गवर्निंग बॉडीज में डालने के लिए और बलात् उन कॉलेजों में बिठाने के लिए दोबारा कि आप देख लेंगे कि शिकायत करने वालों का क्या हाल करेंगे, इस भावना से उन लोगों को जबरदस्ती इन गवर्निंग बॉडीज में रखने के लिए दबाव बनाया है। इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी शिकायतों के प्रकाश में उन लोगों को रोका है, जो कि 4-5 ही लोग होंगे। दूसरी बात, आपने सीधे आरोप लगा दिए कि आपने कॉलेजों की फंडिंग पिछले कुछ वर्षों में दोगुना कर दी है। आपके तथ्य गलत हैं। मैं यहाँ पर आपको चैलेंज देना चाहता हूं कि आपने मई महीने से इस मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर कॉलेजों की सैलरी नहीं दी है, जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा वित्त पोषित कॉलेजों को यूजीसी की तरफ से केंद्र सरकार के द्वारा स्टेट के बजट में दिया जाता है। आपने बहुत ही मुखर होकर कह दिया कि भाई ये सैलरीज दिल्ली सरकार को देनी है, उसको उसमें आपने कन्नी काट ली। आपने पैटर्न ऑफ असिस्टेंस में कह दिया कि जो भी फंड जमा होगा वह फंड खर्च करने के बाद जो बकाया होगा वह दिल्ली सरकार देगी। यह कहना बड़ा आसान है, लेकिन उतना ही हास्यास्पद है कि आप यहाँ पर बचा गए कि आपने अपना हिस्सा दिया नहीं है। मेरे एक मित्र ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि वर्ष 2020-21 का कितना पैसा आप दे चुके हैं, आप चुप हो गए। वर्ष 2020-21 का पैसा आपने कॉलेजों को रिलीज नहीं किया है, और रिलीज नहीं किया है तो किस मुंह से आप उपदेश दे रहे हैं? आपने कॉलेजों के नाम लेकर कह दिया कि फलां कॉलेज के पास 6 करोड़ रुपया बचा हुआ है। कॉलेज में सैलरी के अलावा बहुत सारे अन्य काम हैं, और आपने खुल्लम खुल्ला आम आदमी पार्टी के एजुकेशन मॉडल को पब्लिक कर दिया है, जिसमें आप सेल्फ फाइनेंसिंग एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं कि पब्लिक से पैसा लेंगे और उस पैसे से शिक्षकों के वेतनों का भुगतान करेंगे। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और अन्य जिस तरह की भी एक्सपोजर एक्टिविटीज होती है, उसके लिए क्या पैसा होगा ये आपने नहीं कहा, न सोचा, क्योंकि आपकी दूरदर्शिता है ही नहीं। आपकी नजर स्टूडेंट की दी हुई फीस पर है। आप कह रहे हैं कि फीस से आप पैसा दे दीजिए सैलरी का। आप कह रहे हैं कॉलेज के स्टूडेंट की फीस, हॉस्टल की फीस। अरे हॉस्टल की फीस देंगे तो आने वाला बच्चा कहाँ से पैसा, उसका भोजन मिलेगा उसको? तो कम से कम जो बात आप कर रहे हैं तो अपने पद की मर्यादा को ध्यान में रख के इतना जरूर सोचें कि आप क्या कह रहे हैं। 6 करोड़ रुपए अगर किसी कॉलेज में बकाया है तो आप कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट फंड टीचर्स में बांट दिया जाए, ताकि आप कल ये दूसरा आरोप लगा दें कि स्टूडेंट का पैसा बांट दिया गया है। मनीष सिसोदिया साहब, मैं आपसे सीधा ये कहना चाहता हूं कि ये जितने भी टीचर्स की सफरिंग्स आपने यहाँ पर 5 महीने से कोरोना के संकट के दौरान खड़ी कर दी है, उस पर आप तत्काल अपने हिस्से का बकाया पैसा इन कॉलेजेस को जारी करें। उसके बाद आप उसी हिसाब किताब की बात करें। आप अपना हिसाब किताब करेंगे नहीं और दूसरों का 3-3 साल, 4-4 साल का हिसाब लेंगे। दिल्ली में इन कॉलेजों में कई वर्षों से आपकी गवर्निंग बॉडी है, और कुछ कॉलेजेस को 5% का ग्रांट आपकी तरफ से देना होता है। तो आप तो आज तक वो 5% भी किसी की कॉलेज को आपने नहीं दिया है। तो आप जितनी बड़ी आपने आसानी से बातें कह दी, मुझे बहुत दुख है कि आप इस प्रकार से एक पद की मर्यादा को भंग करते हुए अपने अस्वस्थता के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, और तब भी आप किसी प्रकार से कोई सेंसिबल बात की होती तो उसका स्वागत होता। आपने कहा कि फुल्ली फंक्शनल गवर्निंग बॉडीज नहीं है। गवर्निंग बॉडीज आम आदमी की नहीं बननी है। उस कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय के और आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों ने मिलकर गवर्निंग बॉडी बनानी है। गवर्निंग बॉडी कॉलेज पर कब्जा करने के लिए नहीं होती है। गवर्निंग बॉडी कॉलेज को उनके कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए होती है। कोई टेक्निकल हिच होती है, वहां पर गवर्निंग बॉडी आगे रास्ता मार्ग प्रशस्त करती है, ना कि गवर्निंग बॉडी की आड़ में आप 5-5 महीने तक सैलरीज रोक दें। आपने स्पेशल ऑडिट की बात की। स्पेशल ऑडिट
दिल्ली सरकार के इन कॉलेजों में 3 तरह का ऑडिट होता है, आपको यह भी पता है, लेकिन केवल आप अपने आरोप फ्रेम करने के लिए ऑडिटर्स का इनिशियल ऑब्जर्वेशन के आधार पर आपने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और आपने कहा कि इलीगल तरीके से करोड़ों रुपए दबा रखा है। एफडीएस की बात की, कॉलेज के पास एफडीएस होती है, कॉलेज के कर्मचारियों का फंड भी होता है, हमारा पीएफ होता है, सीपीएफ होता है, जीपीएफ होता है, उस पर भी आप नजर लगाना चाहते हैं तो कम से कम प्लीज टॉक सेंसिबली। और पैटर्न ऑफ असिस्टेंस के बारे में आपका ज्ञान अधूरा है, आपने गलत स्टेटमेंट दी है। रेवेन्यू ऑफ सोर्सेस कह रहे हैं आप कि पहले रेवेन्यू ऑफ सोर्सेस, सारे सोर्सेस के बाद जो पैसा जमा होगा कॉलेज उसको खर्च करे और जो कमी पड़ जाए वह आप पूरी करेंगे। यह बात तब लागू होती है जब आप अपना हिस्सा दे चुके हो। आपने अपना हिस्सा तो दिया नहीं है और आपने जिस तरह से कॉलेजेस के नाम लेकर एक खुली राजनीतिक बहस यहां पर छेड़ दी है तो मैं आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि इस बहस के बाद दिल्ली सरकार दिल्ली के शिक्षक, छात्र, कर्मचारियों और जनता के सामने पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने आम आदमी पार्टी का असली चेहरा आधिकारिक रूप से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया, उसके लिए दिल्ली की जनता भी आपको देखेगी और बताएगी, ये टीचर्स भी बताएंगे। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय को, देश के एक सर्वोपरि विश्वविद्यालय को आपने अपनी राजनीति का हिस्सा बना दिया। आपने कह दिया दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बन चुका है। मुझे शर्म आती है कि आप जैसा पढ़ा लिखा प्रबुद्ध व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है, 6-12 कॉलेजों का पैसा रोकने के बाद। तो आप कितने भी आरोप लगाएंगे, आपके कृत्य को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आपने जो कृत्य किए 5 महीने से जबरन लोगों की तनख्वाह रोकी हुई है और उल जुलूल उसकी सफाई दे रहे हैं, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है। आप कह देंगे तो क्रिमिनल थोड़ी ना हो जाएगा। तो आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के इन कॉलेजों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, आपने डूटा का आह्वान कर दिया। डूटा शिक्षकों की संस्था है और डूटा को पता है, डूटा पिछले 6 महीने से दिल्ली सरकार के खिलाफ कम से कम 12 बार अनशन और धरने प्रदर्शन कर चुकी है। तो डूटा की सेंसिबिलिटी को मत चेक कीजिए। डूटा ने देश को रास्ता दिखाया है, डूटा दिल्ली सरकार को भी रास्ता दिखाएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों, छात्रों, आने वाले छात्रों, कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स, इन सबकी सफरिंग्स को ध्यान में रखिए, उसके बाद बयान दीजिए। थोड़ा सोचिए, एक विराम दीजिए, फिर सोचिए और तत्काल ये सैलरी ग्रांट जारी कीजिए। आप कितने भी प्रपंच रच लें, कितने भी षड्यंत्र रच लें, आप कोर्ट में हारेंगे। कुछ लोग कोर्ट जा रहे हैं, डूटा भी कोर्ट जाएगी इस आपके मनमाने एक्शंस पर। आपने कह दिया दिल्ली सरकार मनी मेकिंग मशीन नहीं है, कोई दूध की मशीन नहीं कि सिक्का डालो और पैसा निकल आएगा। आप सरकार हैं, आपको केंद्र सरकार से बजट में इन 12 कॉलेजों के लिए पैसा पूरा आता है। वो 2 गुना या 2.5 गुना जो आप क्लेम कर रहे हैं आपने नहीं दिया, वो पैसा हमारा बजट बनता है और फिर वो बजट यूजीसी में जाता है और उस बजट को दिल्ली सरकार क्लेम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पैसा दिया है जो कि इस वर्ष 2020-21 में आपने नहीं रिलीज किया है। और आप कोरोना के कठिन समय में आपने कह दिया 25 लाख का डोनेशन दे दिया, झूठ कह दिया, और जब आपसे पूछा गया किसने दिया तो आप चुप हो गए। और आपने जो लाखों लाखों के इश्तेहार लगा दिए हैं, अपने 2 लाख रुपए की आपने अगर मदद की हुई कोरोना काल में तो 2 लाख की मदद को दिखाने के लिए आपने 20 लाख के इश्तेहार दे दिए, वहां पर तो आप चुप नहीं बोलते। तो कम से कम प्लीज टॉक सेंसिबली, हमारे 12 कॉलेजों का पैसा जारी करें। मैं आपसे फिर से विनम्र निवेदन करता हूं, अन्यथा डूटा को मजबूर मत करें कि वह अपना अंतिम अस्त्र दिल्ली सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के रूप में चुने। धन्यवाद। नेगी जी, मैं आपसे एक सवाल अपनी तरफ से पूछना चाहता हूं कि आज माननीय शिक्षा मंत्री दिल्ली सरकार ने जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भाषाई मर्यादा पर पूरा ध्यान रखते हैं और दिल्ली सरकार के कॉलेजों के प्राध्यापकों के बारे में और उसके प्रशासन के बारे में कि ये पैसा कहाँ उड़ा दिया,
कहाँ उड़ा मारा, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। और उन्होंने कहा कि हमने ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया है, तो लेकिन इस बात का हिसाब नहीं दिया कि पिछले 5 सालों के अंदर ईडब्ल्यूएस की 25% पोस्ट बढ़ चुकी है, टीचिंग और नॉन टीचिंग के अंदर भी पोस्ट इंक्रीज हुई है, 7th पे कमीशन लागू हो गया है और उसका एरियर भी दिया गया है। तो उसके बावजूद भी क्या इतनी मात्रा में उन्होंने पैसा दिया है? बिल्कुल नहीं दिया। निराधार झूठ बोलते हुए हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्राध्यापकों को, जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, वो उनके ऊपर ये आरोप लगाए हैं। और किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर को बदलने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और उसके कॉलेजेस के अंदर पार्लियामेंट एक्ट में जो है बदलाव करना होता है। ये अराजकतावादी सरकार का जो विचार है कि हम एक मतलब बदल डालेंगे सब चीजों को, और फीस स्ट्रक्चर जो स्टूडेंट का जो है फीस ट्रांसफर कर देंगे, इसके बारे में उन्होंने बड़ा आज मतलब गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो इसके बारे में आपसे मतलब आप बताइए कि इसके बारे में क्या प्रावधान है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और किस प्रकार से यह पैसा बढ़ा है और इसको सही तरीके से उन्होंने एड्रेस नहीं किया। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज कोई पैसा जमा करने और पैसा कमाने के संस्थान नहीं है। यह गलतफहमी मनीष सिसोदिया जी अपने दिमाग से निकाल दें। दिल्ली विश्वविद्यालय बिल्कुल सामाजिक न्याय और सोशल वेलबींग के आधार पर चलने वाला संस्थान है, जो बहुत ही सस्ते दरों पर एक पार्लियामेंट्री रूल्स के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है। तो मनीष सिसोदिया जी को यह ज्ञात होना चाहिए कि जो ग्रांट आती है वह कॉलेजों में सैलरी की ग्रांट होती है, लैब्स की ग्रांट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर रखरखाव और रिनोवेशन की ग्रांट होती है। उनको ये नहीं लगा, वो जब कॉलेजों में उनके लोग जाते हैं तो वो जाके छोले भटूरे डेली खाते हैं। एक गवर्निंग बॉडी की मीटिंग जो है 2 या 3 महीने में अपेक्षित होती है। आप चेक करवाइए, दिल्ली सरकार की गवर्निंग बॉडी के लोग महीने में 3-3, 4-4 बार बिना बुलाए कॉलेज जाते हैं और छोले भटूरे और बिस्लेरी की बोतलों का पानी भर भर के पीते हैं। उस ग्रांट का वो कहां से पैसा आता है? वही जो खर्चे हैं वो मेन खर्चे हैं। आप गुलदस्ते लेते हैं, आप कॉलेज के प्रिंसिपल्स को कहते हैं कि मुझे ये आपने 200 रुपए की शॉल क्यों चढ़ा दी, मुझे तो 1200 रुपए कम्बल उड़ाइए। तो वहां कहां खर्चा आता है? कम से कम मनीष सिसोदिया जी आप जान लीजिए, कॉलेज ऐसे नहीं चलते हैं। कॉलेज का मुख्य हिस्सा कॉलेज के स्टाफ की सैलरी है और एकेडमिक अपलिफ्टमेंट के लिए हमारी लैब्स, हमारी लाइब्रेरी, यहाँ खर्चा होता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा होता है, हमारी टेक्नोलॉजी पर खर्चा होता है। आपको ये ज्ञात ही नहीं है, आपने लगा दिया खर्चा कहाँ हो रहा है, गबन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो गया है। इस तरह के काम आप राजघाट पे जाके बैठिए, अन्ना जी के साथ बैठ के कीजिए और धोखा दीजिए जनता को। आप लोगों को आदत हो गई है कि कुछ भी उलझुल भर दो, आपके पास सोशल मीडिया में चल जाएगा और लोग मान लेंगे। लेकिन कोरोना काल स्वयं अपना साक्षी है। उसने देखा है कि जब दिल्ली सरकार में 12 कॉलेजों में आपने फंड रोका तो आपने किस तरह से प्राइवेट सेक्टर में मजदूरों का बुरा हाल किया होगा। तो आपका चेहरा कुछ है, आपके खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। आपको सीधा ज्ञात करा दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई प्रोडक्शन पैसे का नहीं होता है। हम ज्ञान का प्रोडक्शन करते हैं, ज्ञान बांटते हैं बच्चों में, और आपने उस पर भी पहरे बिठा दिए हैं। आपने हमारी सैलरी ग्रांट को अपने यहाँ अपने 5-6 लोगों को गवर्निंग बॉडी का सदस्य बनाने के लिए आपने उसको अगवा करके रखा हुआ है। कल ही आपके 5 लोगों को ग्रीन सिग्नल मिल जाए, आप सैलरी ग्रांट छोड़ देंगे, और नहीं छोड़ेंगे तो मतलब आपके मुंह पे खून लग गया कि आप कुछ भी अपनी उल जलूल मांग रखें और उसको मनाने के लिए आप पैसा रोक लें। तो कम से कम प्लीज टॉक सेंसिबली, एक्ट सेंसिबली। आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप डूटा को मजबूर न करें, उसे सड़कों पर उतरना पड़े और आपके खिलाफ आर पार की लड़ाई करनी पड़े। धन्यवाद। जैसा कि नेगी जी ने कहा और हमने भी कहा कि 7th पे कमीशन एरियर और इस प्रकार की और जो लैब वगैरह में सारे काम हो रहे हैं उसको लेकर दिन प्रतिदिन खर्चे तो बढ़े हैं। इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया जी ये बताना भूल गए कि जिन 6 कॉलेजों में उनकी गवर्निंग बॉडी बन गई है, क्या वहां भ्रष्टाचार नहीं है? क्या वहां ऑडिट नहीं होना चाहिए था? क्या वहां पर सब कुछ ठीक ठाक है? वहां पर इस प्रकार के खर्चे नहीं किए गए हैं? अगर करना है तो एक रूपता दिखानी होगी। प्रशासनिक एक रूपता बड़ा जो है जिम्मेदारी का काम होता है और ईमानदारी का काम होता है, उसको भी दिखाएं। और करना है तो सबको एक कटघरे में खड़ा करें। हालांकि
हम अपने ही सांसद, राज्यसभा के सांसद की संस्था के द्वारा प्राइवेट ऑडिट का जो है वो आलोचना करते हैं। इसी विषय में हमारे साथ इस 5 महीने से जो भुक्तभोगी, हालांकि ये 5 महीने तो अब लगातार हो गए, लगभग 2-3 साल से मतलब लगातार इस बारे में फंड को लेकर जो है ये समस्या दिल्ली सरकार की तरफ से रही है, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस बात को भोगा है कि किस प्रकार से 5 महीने सैलरी ना आने पर बच्चों को घर परिवार में किस प्रकार की परेशानी हो सकती है। ऐसे ही हमारे एकेडमिक काउंसिल के मेंबर चमन जी हमारे साथ हैं, जो इन 12 कॉलेजों में से एक कॉलेज के सदस्य भी हैं। वो उन सदस्यों को आने वाली परेशानियों के बारे में संक्षेप में हमें अवगत कराए और सबको बताए कि क्या मनीष सिसोदिया जी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस चीज को एड्रेस किया या नहीं किया। और धन्यवाद सुनील जी। और सबसे पहले तो मैं मनीष सिसोदिया जी के स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, और साथ के साथ ही मतलब उनका दिमागी स्तर जो है वो भी मतलब सुचारू रूप से काम करे, क्योंकि ऐसा लग रहा है उनकी पिछली कुछ स्टेटमेंट्स को देखने के बाद और सुनने के बाद, जो उनकी पिछली कुछ प्रेस रिलीज हुई हैं, वो अपने ही आपको विरोधाभास मतलब वहां पे दिखाते हुए नजर आते हैं। पहले इनके कुछ विरोधाभास की मैं बात कर देता हूँ। जब इन्होंने सबसे पहले अपनी कॉन्फ्रेंस की तो इनका एक बहाना होता था फंड ना देने का कि जीबी अप्रूवल नहीं हुआ है। और ये फंड कट, जैसा आपने बताया है कि जो फंड को स्टॉप करने की समस्या है, ये पिछले 5 महीने में जो है बहुत बढ़ी है। 5 महीने से शुरू नहीं हुई है ये समस्या, लगभग स्टार्ट हुई थी 2017 के आसपास। 2017 में से ही ये कभी 15 दिन, कभी 1 महीना, इस तरीके से ये डिले होता रहा था। बीच में 1-2 बार के लिए 2-2 महीने भी हुए थे। लेकिन अब पिछले जब इस कोरोना काल में, जहां पे मतलब और संवेदनशील होना चाहिए था सरकार को, दिल्ली सरकार को, वहां पे इन्होंने अपनी संवेदनशीलता को पूरी तरीके से त्याग दिया और एक तरीके से इन 12 कॉलेजों के जो शिक्षक और कर्मचारी हैं उनको उनके ही हाल पे छोड़ दिया इस कोरोना काल में, कि आप जो है अपना समझिए खुद। आप देखिए कि इन 12 कॉलेजों के अंदर करीब करीब 1000 से 1200 के आसपास शिक्षक हैं और 1000 से 1200 के आसपास ही नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो अब इन नॉन टीचिंग स्टाफ जो दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में रहना, उनके लिए कितना मतलब कठिन कार्य है इस दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में रहना पिछले 5 महीने से बिना वेतन के। ठीक, हाँ, मैं इनके विरोधाभास की बात कर रहा था। जो तो पहला बहाना इनका आया जीबी अप्रूवल का, उसके बाद इनका दूसरा बहाना आया कि जीबी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, फिर तीसरा बहाना आया ग्राफ्ट चार्ज नहीं है, फिर फोर्थ बहाना आया इनसफिशिएंट कलेक्शन ऑफ जीएसटी। अरे भैया, जब इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं, अब आज इनका मतलब नया आ गया है कि जो हमने 2015 के कंपैरिजन में 2020 में जो है इन कॉलेजेस को ग्रांट्स लगभग 2 से 3 गुना बढ़ा दिए। तो इस पे भी मैं इनको बताना चाहता हूं और ये खुद अपने उससे वहां से क्लियर भी कर सकते हैं। 2019-20 में जो इनका इन 12 कॉलेजों का बजट था दिल्ली सरकार का, वो करीब 250 करोड़ था, 250 करोड़ का, जिसको खुद इन्होंने घटा के 2021-20 के लिए 20-21 के लिए उसका लक्ष्य किया इन्होंने 225 करोड़। यानी कि इनकी मंशा साफ है कि इस बजट को ये अपना घटा के, और जो ये डेफिसिट है, इस डेफिसिट को ये कॉलेजों के ऊपर ही उसका बोझ आने वाला है। अब इनके आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्लियर हो गया है कि ये जो है स्टूडेंट के नाम पे फीस बढ़ा के या कॉलेज किसी भी तरीके से इस डेफिसिट को पूरा करें, और कॉलेजों को इन्होंने एक तरीके से मतलब बढ़ाना, और इनका मॉडल भी ये रहा है प्राइवेटाइजेशन का, सेल्फ फाइनेंसिंग मोड का, जिस तरीके से डीटीयू और एनएसयूटी को इन्होंने जो है वहां पे सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में लगभग पहुंचा दिया है, और वहां जो है अब एक कोर्स में जो फीस है करीब करीब 1.5 लाख के आसपास फीस है, जबकि हमारे यहाँ पे जो फीस अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ली जाती है कोर्सेज की, वो करीब 8 से 10 हजार के आसपास की होती है 1 साल की। ठीक, तो इनका मतलब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद में बहुत निराश थी, और एक
पर बैठकर किस तरीके से झूठ है की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के मनीष सिसोदिया जी की हम उस चीज को सीख सकता है कोई भी। इसमें एक चीज और है, अब जो ये 12 कॉलेज है तो इन्होंने 6 कॉलेजों का वहां पे नाम लिया पूरी तरीके से, 6 कॉलेजों में इतना फंड है, इतना है, क्योंकि उन्हीं 6 कॉलेजों में अभी तक गवर्निंग बॉडी फॉर्म नहीं हुई है इन 12 में से। लेकिन बाकी के जो 6 कॉलेज है वहां पे गवर्निंग बॉडी फॉर्म हो चुकी है। ऑडिट तो आपका वहां भी चल रहा है, तो वहां पे जब प्रॉब्लम नहीं है तो वहां का फंड क्यों रुका हुआ है? अगर प्रॉब्लम, फिर ये कह रहे हैं कि सितंबर 2019 से ऑडिट की प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दी थी और इनके मतलब संज्ञान में ये चीज आ चुकी थी, तो फिर इनको अप्रैल 2020 में इन्होंने जो डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं उनको एक लेटर लिखा था, श्री मनीष सिसोदिया जी ने ही, कि इन 12 कॉलेजों को फंड स्टॉप कर दिए जाएं जब तक कि इन 12 कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी फॉर्म ना हो जाए। तो इनकी मंशा साफ है, मतलब अब ये उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं केवल, और इन कॉलेजों के कर्मचारी और जो स्टाफ के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आम आदमी के नाम पे इन्होंने सरकार बनाई है और अब उसी आम आदमी को किस हद तक परेशान कर सकते हैं वो इसकी एक वानगी है केवल। तो यही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं सुनील जी। जी धन्यवाद। हमारे साथ महेंद्र मीणा जी हैं, डूटा एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। आप जो है शिवाजी कॉलेज में केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं। अभी आज से लेकर 3 दिन तक, मतलब आज, कल और परसों डूटा की हड़ताल इसी मुद्दे पर चल रही है, यानी कि 3 दिन तक टोटल स्ट्राइक है। ना दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में इन 12 कॉलेजों के साथियों को जो टीचिंग और नॉन टीचिंग में जो सैलरी नहीं दी जा रही है उसके समर्थन में 3 दिन की हड़ताल की गई थी। साथ में इनसे एक विशेष रूप से सवाल मैं यही पूछूंगा कि इन कॉलेजों में भी SC ST और OBC के टीचर भी हैं, कर्मचारी भी हैं। उन लोगों के ऊपर जो ये सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, ये लोग किस प्रकार से जो है डूटा, अगर ये नहीं होता है तो एक डूटा के सदस्य होने के नाते आप क्या उम्मीद करते हैं कि डूटा आगे क्या कर सकती है और इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और ये सामाजिक न्याय की बात करने वाले जो अभी सो कॉल्ड इन्होंने कहा कि मतलब मनीष सिसोदिया जी ने आज विशेष रूप से कि कुछ अध्यापक हमारे पास आए जिन्होंने मतलब इस बात को जो है बताया कि इन कॉलेजों में गड़बड़ होती है और दिल्ली विश्वविद्यालय में वो अपनी सामाजिक न्याय की बातें अलग तरीके से रखते हैं, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके बारे में मैं महेंद्र मीणा जी से कहूंगा कि वो संक्षेप में अपनी बात रखें। सुनील जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज जो माननीय मनीष सिसोदिया जी ने जो उनके स्वास्थ्य की कहूँगा कि जो उनका कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आया है और वो होम क्वारंटाइन है, तो सबसे पहले तो उनका वो स्वास्थ्य से ठीक हो और जो उनके बुद्धि में एक दूषित मानसिकता हमारे विश्वविद्यालय के कॉलेजों के शिक्षक और संस्थाओं के लिए है, उस दूषित मानसिकता को भी वो दूर करे, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगा। वैसे आज की जो माननीय मनीष सिसोदिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो सच में मैं शॉक रहा। मैं उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो 22-23 मिनट की थी उसकी निंदा करता हूं। उन्होंने बड़े एलिगेशंस लगाए हैं हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स पर। इससे पहले भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टीचर्स पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके, तो मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। रही आपका जो सवाल है कि SC ST OBC का इस पे क्या चल रहा है, देखिए सुनील जी, इन 12 कॉलेजों में सभी वर्गों के छात्र, सभी वर्गों के शिक्षक, सभी वर्गों के कर्मचारी सभी है। 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, इसलिए सबके घर में दाना पानी, बच्चों की फीस, इन सब का अकाल पड़ा हुआ है। तो इसको यदि इस दृष्टि से देखूं मैं, तो ये इन्होंने अमानवीय कृत्य सभी के साथ कर रखा है। उसमें टीचर्स की सैलरी नहीं देना, काम के किया है पूरा, फिर टीचर्स की सैलरी न दे, ये बड़ी विडंबना की बात है। सवाल आपका जायज बनता है कि ये सामाजिक न्याय की बात करने वाले
नॉट ओनली SC ST OBC, इन 12 कॉलेज के सभी शिक्षकों के साथ, सभी कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये हमें सोचना है। इसलिए सामाजिक न्याय के नाम पर आम आदमी पार्टी की सरकार कलंक है। ये झूठ बोलते हैं। पहले के स्पीकर्स ने भी कहा कि 144 नाम में 6 नाम रोक दिए और वो 6 नाम कंप्लेंट से रोके, तो क्या 6 नाम रोकने से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजों की फंडिंग रोक देंगे? उनसे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप किसको गवर्निंग बॉडी सदस्य बनाते हो, किसको चेयरमैन बनाते हो, किसको ट्रेजरर, हमने काम किया, हमें सैलरी। इसलिए, और दूसरा ऑडिट मैंने तो पहली बार सुना है कि किसी सरकारी संस्था को कोई प्राइवेट एजेंसी उसकी ऑडिट करे। ये भी बड़ी दुखदाई बात है। और वो प्राइवेट एजेंसी भी इनके राज्यसभा मेंबर की ऑडिट एजेंसी से करा रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है। और जो आज मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि इनके बैंक बैलेंस इतना है, भैया बैंक बैलेंस में तो हमारे टीचर्स का प्रोविडेंट फंड भी है, हमारे कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड भी है, हमारे बच्चों की फीस का भी है। इसका मतलब ये है कि इनकी नज़र अब बच्चों की फीस पे भी है। और इनका मॉडल ही ऐसा है कि ये फीस बढ़ा के इन संस्थाओं से अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं। और इनका मॉडल है ये प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन। समझ नहीं आती क्यों हवा क्रिएट कर रखा है। कभी फिनलैंड जाते हैं कि हैप्पीनेस मॉडल ला के आएंगे। अरे 5 महीने से सैलरी नहीं दे रहे, ये हैप्पीनेस मॉडल है? आज तक के इतिहास में कभी भी दिल्ली सरकार ने, पहले भी दिल्ली सरकारें रही हैं, कभी नहीं हुआ। और 1995-96 यानी उस जमाने में जब ये 12 कॉलेज बनी थी, तो इसी साहिब सिंह वर्मा जी, मदन लाल खुराना जी ने इसी मंशा से ये 12 कॉलेज बनाए थे कि दिल्ली के ग्रामीण एरिए के विद्यार्थी और बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी की शिक्षा का फायदा मिले। लेकिन वर्तमान सरकार उनके बिल्कुल विपरीत चल रही है। प्राइवेटाइजेशन, कॉमर्शलाइजेशन चाहती है। ये चाहती है कि जैसे मेरे से पहले के वक्ता एकेडमिक काउंसिल मेंबर चमन जी ने बताया कि ये DTU, NSUT, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी का मॉडल लगाना चाहते हैं और 50-50, 70-70, 80-80 हज़ार रुपए हमारे बच्चों की फीस करना चाहते हैं। सेल्फ फाइनेंशियल मोड में रखना चाहते हैं। इनकी मंशा बड़ी खराब है। सामाजिक न्याय के नाम पे ये कलंक है। झूठ से ये सरकार बनी और आज भी झूठ पे ही चल रहे हैं। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी झूठ पर आधारित थी। और डूटा और विभिन्न राजनीतिक शिक्षक ग्रुपों ने करीब 10 से 12 डेमोन्स्ट्रेशन पिछले 6 महीने में सैलरी के लिए किए। उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी वो डूटा से रिक्वेस्ट करते हैं। डूटा ट्रेड यूनियन है, हमारी अपनी रेपुटेशन है शिक्षकों की, डूटा उनका फेवर करती है। लेकिन ये सच है कि सामाजिक न्याय का सिर्फ मुखौटा पहने हुए है और सामाजिक अन्याय कर रहे हैं। और इनके जो शिक्षक प्रतिनिधि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, जो बड़ी बड़ी सामाजिक न्याय की बातें करते हैं, असल में उनका कहना यही था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ शिक्षक आए थे और उन्होंने कहा इनमें गबन हो रहा है। तो मैं, पहली बात तो कोई शिक्षक ऐसा कह नहीं सकता। और मनीष सिसोदिया जी को यदि किसी शिक्षक ने ऐसे कहा है तो मैं इसकी निंदा करता हूं कि हमारी संस्थाओं को और हमारे शिक्षकों को इस तरह के झूठे आरोप लगाएं, ये निंदनीय है। धन्यवाद। आज आपने मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर NDTF के अधिकारियों की तरफ से, जिसमें हमारे PC के सदस्य और AC के सदस्य चमन जी और महेंद्र जी रहे हमारे साथ में, बिल्कुल सही कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन बातों की तरफ मनीष सिसोदिया जी का ध्यान जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जो कॉलेज खुले हैं, आप भगिनी निवेदिता कॉलेज की हालत देखिए, वहाँ की जर्जर हालत देखिए, वहाँ वाशरूम तक भी जो है वो सही तरीके से नहीं है। आदित्य कॉलेज की हालत देखिए, बिल्कुल जर्जर अवस्था में, और जो है ग्राउंड में मतलब बच्चों को क्लास लेनी पड़ती है। ऐसी स्थितियों में रह रहे हैं
आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी, नमस्ते।